नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है प्रॉक्सी वार के ऊपर। आज सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे आखिर प्रॉक्सी वार होता क्या है, इतिहास में इसके कौन से युद्ध थे जो इसके प्रॉक्सी वार के एग्जाम्पल थे, और फिलहाल क्या भारत में भी प्रॉक्सी वार चल रहा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। ठीक है, जैसे सबसे पहले जानते हैं प्रॉक्सी वार होता क्या है। जैसे दो बड़े देशों के बीच दुश्मनी होती है, ठीक है, लेकिन दोनों सीधे एक दूसरे से युद्ध नहीं करती। ये किसी तीसरे ग्रुप को या किसी तीसरे देश को हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरा देश या जो ग्रुप है ना, जिसको ये पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो तीसरा ग्रुप उनके भी यहाँ पर युद्ध करता है। मतलब क्या होता है कि एक तरह से जैसे ये है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका पड़ोसी का घर है, आप दोनों के बीच क्या है, दुश्मनी हो रखी है। तो आप खुद इनके घर ईंट मारने नहीं जाओगे, ना ये आपके घर ईंट मारने जाएगा। ठीक है, ये किसी तीसरे बंदे को हायर करेगा, किसी तीसरे ऐसे देश को लेकर आएगा, किसी तीसरे ऐसे दोस्त को लेकर आएगा जो जिसको ये पैसा देगा, ट्रेनिंग देगा, सारे हर तरह की सपोर्ट देगा, और ये इसको बोलेगा कि भाई इसकी ऐसी तैसी कर दे, इसको खत्म कर दे तू। ठीक है, तो मतलब ये दोनों देशों के बीच दुश्मनी है, इसको पैसा देगा ये, मतलब एक तरह से सुपारी दे दी। ठीक है, और ये इसको मार देगा, खत्म कर देगा। समझ गया, ये होता है प्रॉक्सी वार। समझ गए प्रॉक्सी वार क्या होता है। तो आइए अब एग्जांपल से समझते हैं प्रॉक्सी वार होता क्या है। ठीक है, जैसे 1947 से लेकर 1991 तक कोल्ड वार चला था। ठीक है, और इस कोल्ड वार में यूएसए एक बड़ा देश था। ठीक है, रसिया था, ये भी यूएसएसआर, रसिया तो बाद में बना है 1991 के बाद। तो पहले यूएसएसआर था, ये दोनों बड़ी सुपर पावर थी। ठीक है, दोनों के बीच काफी लंबी लड़ाई चली। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर युद्ध की वजह से ये कभी भी दोनों डायरेक्ट युद्ध में नहीं आए। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, इन्होंने प्रॉक्सी वार का यूज किया। मतलब किसी तीसरे देश को अपने युद्ध में शामिल किया, उसके माध्यम से अपनी पावर दिखाई। मतलब ये दिखाया कि भाई हमारे पास कितने सैनिक हैं, कितने तरह के परमाणु बम हैं, ठीक है, कितने तरह के हथियार हैं। मतलब ये सब दिखाने के लिए इन्होंने प्रॉक्सी वार का यूज किया। इस युद्ध का जो एग्जाम्पल था एक और, वो था वियतनाम वार, जो 1955 से लेकर 1975 तक चला। ठीक है, जो इसमें जो मेन लड़ाई थी ना, वो थी कम्युनिस्ट की वर्सेज एंटी कम्युनिस्ट की। अब इस युद्ध को अच्छे से जानने से पहले हम कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट के बारे में जानेंगे, आखिर ये क्या माजरा है। कम्युनिस्ट सिस्टम क्या होता है कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती कोई भी। एक तरह से इसमें जमीन होगी, बिजनेस होगा, एजुकेशन होगी, ये सब सरकार कंट्रोल करती है। ठीक है, ये सब सरकार का होता है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट चीज नहीं होती इसमें। सभी लोग एक जैसे होंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। ठीक है, मतलब अमीर और गरीब का फासला खत्म कर देते हैं एक तरह से, उनका मकसद ये होता है। ठीक है, सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। आप बिजनेस करें, उसका प्रोडक्शन सरकार कंट्रोल करेगी, बिजनेस को खुद सरकार कंट्रोल करेगी। आप कौन सी एजुकेशन लोगे, ये भी सरकार कंट्रोल करेगी। ठीक है, मतलब एक तरह से रिच और पुअर का अंतर खत्म कर देती है ये। समझे, और इनका यही एक मकसद होता है कि अमीरी और गरीबी को खत्म करना। और इसके जो एग्जाम्पल देश हैं, यूएसएसआर, चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, ये कम्युनिस्ट सिस्टम के एग्जाम्पल देश हैं। कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या होता है, आदमी की पर्सनल फ्रीडम और कंपटीशन खत्म हो जाता है एक तरह से। ठीक है, अब सब कुछ सरकार का ही है, और सरकार अमीरी और गरीबी में फैसला ही नहीं कर रही, अंतर ही नहीं कर रही, तो भाई कंपटीशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बात है कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये होता पूंजीवादी व्यवस्था। इसमें क्या करते हैं कि लोग खुद का बिजनेस करते हैं। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा कमाएगा। अमीरी और गरीबी का फर्क होता है। ठीक है, सरकार हर चीज में इंटरफेयर नहीं करती। समझ गए, ये होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसमें जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया में मतलब एक तरह से मिक्स तरह का सिस्टम है, थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट भी है, थोड़ा बहुत कैपिटलिस्ट भी है। ठीक है, आइए अब कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट को एक देसी तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई गांव है, ठीक है, इसमें 5 लोग रहते हैं। अब 5 लोग एक तरह की फसल उगाते हैं। ठीक है, और जब वो फसल बेचने जाते हैं ना, तो सभी को एक जैसा पैसा मिलता है। ठीक है, मान के चलो सभी को 10-10 रुपए मिलते हैं। तो सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अब किसी ने कम मेहनत की, उसे भी 10 रुपये मिले, किसी ने ज्यादा मेहनत की, उसे भी 10 रुपये मिले। ये होता है साम्यवाद। ठीक है, कम्युनिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, अगर आप फसल बेचने जाओगे ना, तो आपकी फसल अच्छी है तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, आपकी फसल खराब है तो पैसे कम मिलेंगे। मतलब मेहनत जिसने कम की होगी ना, उसको कम पैसे मिलेंगे, जिसने ज्यादा मेहनत की होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब आपको कम्युनिस्ट सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम समझ में आ गया। अब समझते हैं वियतनाम के युद्ध को। ये है वियतनाम का मैप। ठीक है, वियतनाम में जैसे इस साइड में नॉर्थ वियतनाम और यहाँ पर साउथ वियतनाम। समझ गए, नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, और साउथ वियतनाम में एंटी कम्युनिस्ट टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, और कम्युनिस्ट टाइप के जो नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था रसिया और चाइना, सारे हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ रसिया और चाइना नॉर्थ वियतनाम को प्रोवाइड करवा रहा था। और साउथ वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, मतलब अपनी आर्मी भेज रहा था, वेपन्स दे रहा था,
ठीक है, जंगी जहाजें भेज रहा था। तो साउथ वियतनाम में और नॉर्थ वियतनाम में लड़ाई थी एक तरह से कम्युनिज्म की और कैपिटलिस्ट की। ठीक है, मतलब ये एक प्रोक्सी वार का हिस्सा था, समझ गए। मतलब रशिया और अमेरिका खुद डायरेक्ट युद्ध में नहीं थे, ये किसी तीसरे देश में जाकर अपनी पावर्स दिखा रहे थे दुनिया को कि हमारे पास क्या कुछ है। ठीक है, मतलब खून खराबा होगा इस धरती पर होगा, वियतनाम की धरती पर होगा, ऐसी तैसी होगी वियतनाम की होगी। इसमें यूएसए का क्या एम था? यूएसए का एम था कम्युनिज्म को फैलने से रोकना, और यूएसएसआर का एम था कम्युनिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, तो एक तरह से इस चीज की लड़ाई थी, इस विचारधारा की लड़ाई थी वियतनाम में, समझ गए। और जो इसका अंत में जो रिजल्ट आया ना, वो इसका रिजल्ट क्या था कि ये लंबी लड़ाई चली। ठीक है, काफी खून खराबा हुआ, इसमें लाखों सैनिक मारे गए। ठीक है, और अंत में क्या हुआ कि नॉर्थ वियतनाम जीत गया, जिसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और बाकी जो पूरा वियतनाम था ना, जैसे साउथ वियतनाम था, वो भी कम्युनिस्ट बना दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा वियतनाम एक तरह से कम्युनिस्ट बन गया, अमेरिका हार गया यहां से, समझ गए। तो प्रोक्सी वार का एक उदाहरण तो आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं भारत में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या भारत में प्रोक्सी वार चल रहा है। ठीक है, आइए वो जानते हैं। अब जैसे भारत है, भारत भी प्रोक्सी वार का हिस्सा है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाना। मतलब पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध में नहीं आ रहा, डायरेक्ट भारत से लड़ाई नहीं कर रहा। पाकिस्तान आतंकवादियों को हायर करता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, उनको पैसा देता है और उनको बोलता है कि भाई जाओ जाकर भारत में अशांति फैलाओ। और ये सब 1989 से लेकर अब तक चलता आ रहा है। मतलब 1989 के बाद ये डायरेक्ट युद्ध में नहीं आए। ठीक है, मतलब पाकिस्तान ने सीधे भारत से जंग नहीं की, यह आतंकवादी समूहों को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देता है। जैसे पाकिस्तान में 3 मेन आतंकी समूह हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार इन तीनों को फंडिंग करती है, इन तीनों समूह को पैसा देती है और बोलती है जाओ भाई भारत में जाकर आतंकवाद फैलाओ। ठीक है, और इनका मकसद क्या है? भारत में अशांति फैलाना, कश्मीर को भारत से अलग करना। ठीक है, अब जैसे भारत ने धारा 370 हटाई कश्मीर से, तो उसके बाद भारत विदेश में ये बताने में कामयाब हो गया कि भाई कश्मीर में शांति है और कश्मीर भारत का एक हिस्सा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वालों को ये बात हजम नहीं हुई कि भाई भारत में शांति कैसे हो सकती है और भारत में इतने टूरिस्ट कैसे आ सकते हैं, कश्मीर में इतने टूरिस्ट कैसे आ सकते हैं, कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। मतलब दुनिया को ये बताता फिरता है कि भाई कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा, खुद का देश तो संभाला नहीं जा रहा। मतलब दूसरे देश में एंट्री मारकर दूसरे देश की जमीन पर जाकर ये बोलते हैं कि भाई ये हिस्सा पाकिस्तान का है। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई कि भाई कश्मीर में शांति कैसी है, कैसे इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि इन जो संगठन, इन संगठनों को पैसा देते हैं और कश्मीर में अशांति फैलाते हैं। मतलब मकसद क्या है इनका? भारत में अशांति फैलाना और कश्मीर को भारत से अलग करना। मगर ये इनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। और जो प्रोक्सी वार के सीधे साधे उदाहरण है, जैसे 26/11 का मुंबई अटैक था, इसमें 10 आतंकवादी आए, कई लोगों की जान गई, लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी थे। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रोक्सी वार का हिस्सा था। फिर इसके बाद हुआ उरी हमला 18 सितंबर 2016 को, जिसमें 16 जवान शहीद हुए। ठीक है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, 40 भारतीय जवान शहीद हुए। फिर हुआ पहलगाम अटैक जो अभी हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 26 सिविलियंस को टारगेट किया गया था। ठीक है, और मुंबई अटैक के बाद ये दूसरा ऐसा हमला था जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया था। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत थी। तो आपको प्रोक्सी वार अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रोक्सी वार होता क्या है और क्या होता है कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट में एक बार लिख कर बता देना। धन्यवाद दोस्तों।